नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। एक अफसर जो किसी का भी दुश्मन नहीं है, मतलब अजात शत्रु जो शब्द बना है उन्हीं के लिए है। विभागों में रहते हुए, ब्लॉक अनुमंडल में रहते हुए या फिर मंत्री के साथ काम करते हुए शायद ही कोई कार्यकर्ता या जनता आपको मिले जो उस व्यक्ति की बुराई करता हो। लेकिन अचानक उस अफसर को क्या सूझी कि नौकरी से इस्तीफा देके वो विधायक बन गए। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लंबोदर महतो की। वो आजसू के विधायक हैं गोमिया विधानसभा क्षेत्र से और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार और आप सभी लोगों को आभार जी, धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पर दूरदर्शन में बुलाया और मौका दिया, इसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। ये दूरदर्शन तो जनता का ही चैनल है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको तो लंबोदर महतो को आज सब लोग जानते हैं, रांची, निश्चित रूप से। हाँ, बिहार, झारखंड, दिल्ली में भी कई लोग नेता जानते हैं आपको, और एक अब अलग अलग रोल में जानते हैं। लेकिन हम उस लंबोदर महतो के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी संघर्ष, जिसकी यात्रा कहीं सुदूर गांव से शुरू हुई होगी। तो कैसी रही है राजनीतिक यात्रा या निजी यात्रा आपकी कैसी रही, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम लोग देखें तो मेरा जन्म एक ऐसे सुदूरवर्ती गांव में हुआ है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड का अति नक्सल प्रभावित और अति सुदूरवर्ती, जहां जाने के लिए न तो सड़क था, न जाने के लिए पुल पुलिया था, वैसे सुदूरवर्ती बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के पहाड़ी गांव में मेरा जन्म हुआ। और वो गांव पूरी तरह से जंगल के किनारे, जंगल पर बसा हुआ गांव है, पूरी तरह से नक्सल प्रभावित था और जहां विकास से कोसों दूर वो गांव था। और आज हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि उस गांव से मेरी माताजी सावित्री देवी और पिता स्वर्गीय भानु महतो उस गरीबी में, और किस तरह से कभी कभी तो ये स्थिति भी समझ से परे कि जिस विषम परिस्थिति में मेरी माँ को कभी कभी ये होता था कि 2 शाम का खाना के लिए सोचना पड़ता था कि अपने बच्चों को 2 शाम का खाना कैसे मिल, अगर 1 शाम का मुश्किल से मिल भी जाता था तो दूसरे शाम के लिए सोचना पड़ता था। उस स्थिति से आज हम लोग यहाँ पर मेरे पिताजी साधारण बैल चराने वाले, भैंसा चराने वाले साधारण किसान परिवार का, साल भर का फसल से चलता भी नहीं था परिवार, इस मुसीबत से थे। तो हम लोगों ने पूरा संघर्ष गरीबी में, पूरा जीवन गरीबी में था। स्कूली जहाँ तक बात करें स्कूली जीवन का, तो स्कूली जिस स्कूल में मेरे गांव के बगल में एक राजकीय मध्य विद्यालय मुढ़ुल सुधी था, जब हम लोग वहाँ पर शिक्षा के लिए जाते थे तो स्कूल का भवन नहीं था, किसी तरह से कच्चे रूम में हम लोग बैठ के, और ये स्थिति था कि आम पेड़ के नीचे हम लोग प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए। आम पेड़ के नीचे, धूप रहे तब भी आम पेड़ के नीचे, और कहीं बारिश शुरू हुआ तो फिर छुट्टी हो जाती थी। इस स्थिति में हम लोगों ने वहाँ से पढ़ा। और फिर उसके बाद जो मेरा हाई स्कूल का हुआ, क्लास 7 से लेकर 10 तक राजकीयकृत क्षेत्रनाथ उच्च विद्यालय हरनाद, और मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर प्रतिदिन पैदल उसी स्कूल में जाना, 8 किलोमीटर पैदल जाना, 8 किलोमीटर पैदल आना, और कोई सुविधा नहीं थी। इवन कि हम लोग के पास साइकिल तक नहीं था। मेरे माँ पिताजी के पास इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी कि वो अपने बेटे के लिए साइकिल भी व्यवस्था नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों ने क्लास 10 तक पैदल ही 8 किलोमीटर आना, 8 किलोमीटर जाना। और सबसे ज़्यादा बरसात के दिनों में मेरे घर से स्कूल जाने के क्रम में नदी पड़ता था, गवई नदी, जिसमें पुल नहीं था। तो अगर पानी आ गया तो बाढ़ आ गया तो हम लोग कभी स्कूल भी नहीं जा पाते थे, या स्कूल चले गए, बाढ़ आ गए तो हम लोग उधर ही किसी गांव के बगल में किसी के घर में रुक जाते थे। ये स्थिति थी। लेकिन हमने एक चीज़ अपने जीवन में जो किया कि कभी हम लोग अभाव से, गरीबी से या किसी समस्या से हार नहीं माने। वो हमेशा ये जहन में था कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जा रहे। कहीं ना कहीं ये पंक्तियाँ बार बार जहन में आती थी और कभी हम लोगों ने हार नहीं मारा। और इसका कारण है कि हम लोग मैट्रिक तक पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक जो होता था, पढ़ाई जो होती थी, वो भी हम लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, जो सीनियर आगे क्लास के कक्षा में रहते थे, जो पढ़ के चले जाते थे, उनसे किताब लेके हम लोगों ने पढ़ा।
और एक जो सबसे ज़्यादा हमने गरीबी का दंश झेला, लेकिन कभी गरीबी से हार नहीं माना। और यही कारण है कि हमने मैट्रिक में भी पूरे ज़िले में टॉप किया, स्कूल में टॉप किया, उस सभा में भी जी। और गरीबी के कारण, क्योंकि होता है कि माँ बाप भी गरीब थे और पिताजी असमझ चले गए। अच्छा। माताजी, फिर मेरे पीछे 2 भाई 1 बहन, उन लोगों का परवरिश करना, तो आगे पूरा लग रहा था कि पूरा करियर ही मेरा पूरा अंधकारमय हो जाएगा। मैंने हार नहीं माना और मेरी शादी भी मैट्रिक से पहले हो गई। अच्छा, और उसके बाल पीछे विवाह मतलब आपके? हाँ, अलग उसको बाल विवाह ही कह सकते हैं कि मैट्रिक से पहले मेरी शादी हो गई। तो कई तरह के समस्या हैं, लेकिन हम किसी समस्या से हार नहीं माने। मेरे अभिभावकों को ये था कि आप किसी तरह से नौकरी पकड़ लें। अच्छा। तो ये आया कि हमें भी लगा कि नहीं, परिवार को संभालना है, तो हम भी लगा कि कहीं ना कहीं नौकरी पकड़ लें। और नौकरी पकड़ने का सबसे आसान तरीका और जो बुजुर्गों का सबसे आसान सलाह मिला जी। कि आप टीचर्स ट्रेनिंग कर लें। अच्छा। और टीचर्स ट्रेनिंग करके सरकारी नौकरी पकड़ लें, टीचर बन जाए। तो हमने वही किया। हालांकि मेरा सिलेक्शन उस समय 82 में हमने मैट्रिक किया था। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था और उस समय मेरा सिलेक्शन सेंट जेवियर, सेंट कोलंबस, सभी कॉलेजों में, अच्छे अच्छे कॉलेजों में हुआ जी। था। लेकिन चूँकि गरीबी के कारण और नौकरी पकड़ने की ललक, इसके कारण हमने राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सिमरिया, जो चतरा जिला में है, जी जी। वहाँ पर भी हमने अप्लाई किया और वहाँ पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ। और हमने वहाँ पर एडमिशन लिया 1982 में राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सिमरिया, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, वहाँ पर हमने भर्ती लिया, नामांकन कराया टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। और 84 तक हमने वहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग किया। और उस टीचर्स ट्रेनिंग का रिजल्ट जब 85 में आया तो उसमें मैंने पूरे बिहार में टॉप किया। अच्छा, वाह। और उसके बाद क्योंकि तुरंत नौकरी नहीं थी, कोई वैकेंसी नहीं आया, तो इस बीच में परिवार को भी चलाना था, आगे की भी हमें पढ़ाई करनी थी। तो हमने बोकारो में एक मेरे साथी थे, उनके डेरा में क्वार्टर में शिफ्ट किया, उनके साथ रहा और वहाँ से घर घर में जाके ट्यूशन पढ़ाने का काम किया। अच्छा। ट्यूटर के रूप में काम किया। दिन में घर घर में जाके ट्यूशन पढ़ाना और रात में हमने इंटर की तैयारी की। चास कॉलेज चास से, प्राइवेट से इंटर की भी तैयारी करते रहे। और इधर टीचर्स ट्रेनिंग में मेरे बिहार में टॉप किया। इंटर की पढ़ाई बोकारो में रहते हुए प्राइवेट तरीके से चास से किया और उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न किया अच्छे मार्क्स के साथ। और इसी बीच कल्याण विभाग का एक वैकेंसी आया, बिहार सरकार कल्याण विभाग का एक शिक्षक नियुक्ति के लिए आवासीय विद्यालयों में एक वैकेंसी निकला। हमने उस वैकेंसी में भरा और चूँकि मेरे मार्क्स अच्छा था, मैट्रिक का रिजल्ट अच्छा था, मेरा टीचर्स ट्रेनिंग का रिजल्ट अच्छा था, तो उसमें सिलेक्शन मेरा हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद मैंने अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय चिनिया, अच्छा। जो गढ़वा जिला में है और गढ़वा से 26 किलोमीटर दूर है, काफी वहाँ पर काफी सुदूरवर्ती है, नक्सल प्रभावित था और उस समय नक्सल गतिविधि काफी जोरों पर थी। तो मेरा सिलेक्शन वहाँ पर है और मैं राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय चिनिया में 23 मार्च 1990 को वहाँ पर योगदान किया। और स्थिति की वहाँ जाने का सड़क नहीं था, हम लोग देवगना उतरते थे और वहाँ से 14 किलोमीटर पैदल जाते थे, जिसमें 8 किलोमीटर जंगल हुआ करता था। तो जब वहाँ स्कूल जाते थे तो घर आने का मन नहीं करता था, इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी। और घर आते थे तो वहाँ जाने का मन नहीं करता था। लेकिन उस सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी एक ललक थी कि अगर हम सरकार का अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय है, जहाँ गरीब आदिवासी छात्र पढ़ते हैं, तो मेरा ललक था कि हम इस अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के बच्चों को भी इतना मेहनत, इतना लगन के साथ पढ़ाने का काम करें कि यहाँ के बच्चे भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करें। और इसमें हमें सफलता भी मिली। और पूरा अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय चिनिया का रिजल्ट में हमने पूरे अनुमंडल में उसको टॉप कराने का काम किया, पूरे शिक्षकों के साथ मिलकर। और मैं लगभग वहाँ पर 1995 तक उस विद्यालय में शिक्षक रहा। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद मेरी बदली 1995 के बाद यहाँ पर रांची जिला में पिस्का है अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, वहाँ पर हुई। और फिर उसी समय में झारखंड बिहार राज्य अवर सेवा चयन परिषद से ये तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का वैकेंसी निकला। अच्छा। मैंने उसमें भरा, तैयारी की और तृतीय संयुक्त स्नातक स्तरीय
परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हुआ और मेरा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में मेरी नियुक्ति हुई और मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र पलामू प्रमंडल के चंदुआ प्रखंड में मेरा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में मेरी पोस्टिंग हुई और वहाँ पर मैं 1998 से लेकर 2000 तक 2 साल तक वहाँ पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में कार्य किया और उस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी बेहतर तरीके से लोगों का सेवा करने का काम किया। वहाँ के श्रमिकों के हितों में पूरा मेहनत के साथ काम किया। लेकिन मेरी ललक थी कि आगे हम पढ़ते रहे और इसका नतीजा हुआ कि हमने प्राइवेट तरीके से बीए ऑनर्स का भी एग्ज़ाम रांची विश्वविद्यालय से दिया, जहाँ वहाँ भी प्रथम श्रेणी से पास किया। फिर इसी बीच में बीपीएससी का वैकेंसी निकला, 42वीं बीपीएससी का। मैंने 42वीं बीपीएससी भरा अनुमति लेके सरकार से, उसका प्रारंभिक परीक्षा भी पास किया और अल्टीमेटली 2000 में मेरा 42वीं बीपीएससी में परीक्षामान उपसमाहर्ता में मेरा चयन भी हुआ। उसके बाद का तो इतिहास सबको पता ही है कि तो निश्चित रूप से फिर हम उपसमाहर्ता में मेरा सिलेक्शन हुआ बिहार में, फिर झारखंड अलग हुआ, फिर मेरा झारखंड में आना हुआ और झारखंड में विभिन्न पदों पर परीक्षामान उपसमाहर्ता के रूप में, प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में बसिया में, महेशपुर में, गोला में, फिर अनुमंडल पदाधिकारी में प्रोन्नति हुआ, फिर अपर जिला दंडाधिकारी में। तो विभिन्न पदों पर जहां भी रहा पूरा ईमानदारी के साथ काम किया और यही कारण है कि मेरा जब जिन ब्लॉक प्रखंडों में मेरा पदस्थापन हुआ लगभग सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे। क्या वो बसिया की बात का, बुन्नू में अनुमंडल पदाधिकारी थे, बसिया में बीडीओ थे, महेशपुर, तो हर जगह पर मैं पूरा लगन, ईमानदारी, पूरा निष्ठा और समर्पण के साथ काम किया और काफी लोकप्रिय भी रहे। आपका इतना कुछ जो जीवन यात्रा देख रहे हैं तो बहुत उतार चढ़ाव रहा, बहुत कभी ऊपर जाना, नीचे, मतलब ज्यादातर ऊपर ही आप गए, निश्चित रूप से जो है ना काफी संघर्षमय रहा। लेकिन उसी से मेरा सवाल है और जब आप इतने सक्सेस हुए, आपके बैच वाले दूसरे लोग जो हैं आईएएस बन रह गए, तो आप जो हर आदमी का होता है कि भाई डीसी बना जाए, तो अचानक क्या विचार आया कि भाई छोड़ो भाई, अधिकारी बहुत काम किए, मास्टर रहे, श्रम विभाग में रहे, स्टेट सर्विस के विभिन्न पदों पर है, अब थोड़ा राजनीति में आना चाहिए। राजनीति का कैसे शौक जगा आपको? देखिए 2-3 चीज़ है। मैंने कई तो अपने करियर में कभी हार नहीं माना। इसका कारण क्या है कि अपना मेरा है कि जो मैंने इसलिए पीजी भी किया, प्राइवेट से पीजी भी किया और वहाँ भी मैं फर्स्ट क्लास किया। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि पीएचडी भी मैंने रांची विश्वविद्यालय से किया और मेरा हमेशा एक मेरे जीवन का एक सपना था। मेरा सपना हमेशा रहा यही, मेरी सपना यही रहे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग रहे, सबका कल्याण हो और किसी को किसी प्रकार का कोई दुख या तकलीफ नहीं हो। ये मेरे जहन में बार बार ये गूंजता रहा और निश्चित रूप से वही कारण है कि मुझे राजनीति की ओर भी प्रेरित होना पड़ा, राजनीति की ओर भी अग्रसर हुए। और इसमें कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण राजपूत क्या है कि जिस परिवेश में हम थे, और ये सच थे कि मेरा पिताजी भैंसा चराने वाले, चरवाहा करने वाले साधारण किसान, और कई लोग कमेंट भी करते थे, तो कहीं न कहीं वो कमेंट भी हमें एक प्रेरणा का कारण बना। और हुआ अचानक कि एक बार 12 दिसंबर 2012 को एक मेरे मित्र के यहाँ जन्मदिन का कार्यक्रम था। मैं वहीं पर गया हुआ था और वहाँ पर एक माननीय विधायक भी बैठे हुए थे। मैं वहाँ पर गया और उस समय मैं अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर कार्यरत था। माननीय विधायक जी बैठे, हमने अभिवादन किया, फिर उनके बगल में जो कुर्सी बैठी हम वहाँ पर बैठे, लेकिन उन्हें धुतकारा। अच्छा, क्या आप वहाँ बैठो, जाए यहाँ मत बैठे, जाके सामने जो कुर्सी है उसमें जाके बैठे। हमें बहुत बुरा लगा और हमने उसी दिन, वो विधायक जी आपकी पार्टी से थे, कोई दूसरे पार्टी? किस पार्टी? नहीं, दूसरे पार्टी के थे, पार्टी के थे, अभी जिंदा है लेकिन भूतपूर्व है। भूतपूर्व में तो हमने उसी दिन संकल्प लिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया कि जिस विधायक ने हमें अपमानित किया, निश्चित रूप से मैं विधायक बनूंगा और पहला काम करूंगा, इनको विधायक का चुनाव हराने का काम करूंगा और फिर हम अपने विधायक बने और स्वयं उनको हराने का काम करूंगा। और मैंने 12 दिसंबर 2012 को ही संकल्प लिया
कि मैं इस अपमान का बदला विधायक बनकर ही लूंगा। और कई लोग जो मेरे साथी थे, कहीं उस विधायक जी को कोर्ट ने भी दंडित किया, उस विधायक की बात तो नहीं कर रहे हैं? अन्य हम नाम सार्वजनिक नहीं करना चाह रहे हैं, नाम सार्वजनिक नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो नहीं थे, वो नहीं थे। अच्छा, वो नहीं थे, एक दूसरे ही थे। अच्छा। जिन्होंने हमें अपमानित किया था, तो हमने अपमान का बदला उन्हें हराकर और विधायक बनकर लिया। अच्छा। इसके साथ कई लोग ये कहा करते थे कि जो हम लोग का लोकल भाषा उसमें कहते कि जकर बाप जीवन भर काढ़ा चढ़ाते चढ़ाते मर गए, वो विधायक बनने चल लो। तो ये इसको भी हमने लिया कि एक काढ़ा चढ़ाने वाला का बेटा भी विधायक बन सकता है। एक गरीब माँ जो 2 शाम का खाना नहीं जुटा सकती, उसका बेटा भी विधायक बन सकता है। जो बैल चराता है उसका बेटा भी, जो खेती करता है, जो किसान है, उसका बेटा भी विधायक बन सकता है। तो ये कई चुनौतियां थी, इसको हमने एकदम सहर्ष स्वीकारा और विधायक बनकर इसको हमने पूरा भी किया। लेकिन आज मेरा जो राजनीति में आने का जो यह है, वेद की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें से प्रेरित है। वेदों में कहा गया है कि न हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशम। अर्थात न हमें राज्य चाहिए, न हमें स्वर्ग चाहिए, न हमें पुनर्जन्म चाहिए। मैं सिर्फ दुख से जो पीड़ित व्यक्ति है उनका कल्याण, उनके दुखों को दूर करना चाहता है, उनके कष्टों को निवारण करना चाहता हूँ। जिनके आंखों में आंसू है, उनके अश्रुपूरित आंखों से उनके अश्रु को दूर करते हुए उनके जीवन में खुशहाली लाना चाहता हूँ। यही मेरा सोच है, यही सपना है, यही संकल्प है, और इसी सोच और संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ और आज दिन रात लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। कभी डर नहीं लगा? क्योंकि जिस विधायक जी के साथ आप रहते थे, जिस पूर्व मंत्री जी के से आपकी नज़दीकी थी, वो उनका परिवार खुद चुनाव हार गया, भाजपा से आजसू का गठबंधन नहीं हो पाया था, बहुत सारी राजनीति चल रही थी पिछले चुनाव में, लेकिन डरे नहीं कभी? देखिए तो मेरा जीवन पूरा चढ़ाव उतार वाला रहा, और जहाँ तक डर की बात है तो मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत अकल्पनीय घटनाएं घटी है। एक बार जब मैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी चंदवा में मेरी पोस्टिंग थी, तो वहाँ पर एक तत्कालीन कमिश्नर का वहाँ पर जनता दरबार था, और चूँकि लोकल पदाधिकारी के नाते हम लोग उस जनता दरबार में गए, लेकिन वहाँ पर चूँकि हजारों की संख्या में नक्सली आ गए। अच्छा। इसलिए कोई सीनियर पदाधिकारी नहीं है। इसका नतीजा हुआ कि हम लोग जितने पदाधिकारी वहाँ थे, हम लोगों को नक्सलियों के द्वारा पूरी तरह से सबको घेर कर रखा गया, सबको किडनैपिंग करके हम लोगों को काफ़ी देर तक रखा गया, काफ़ी मानसिक रूप से यातनाएं दी गई, और रात में 12 बजे जनता दरबार लगा के हम लोगों को छोड़ा गया। एक बार ये हुआ कि एक बार जब हम प्रखंड विकास पदाधिकारी बस यहाँ पर ये में हम गोला में बीडीओ के रूप में पदस्थापित थे, तो उस समय कई नक्सलियों ने और आपराधिक गतिविधि से लिप्त लोगों ने रंगदारी मांगने का चिट्ठी लिखा, 2-2, 3-3 चिट्ठी लिखा। तो हमने नहीं कबूला कि चूँकि हमारा अपना एक सिद्धांत है, हम गरीबों की सेवा करते हैं, काम करते हैं, पब्लिक के लिए देर रात काम करते हैं, तो ये हम रंगदारी नहीं दे सकते। और इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे घर में 150 उग्रवादी जाके घर पर आक्रमण किए, और घर से मेरे एक चचेरा भाई को, मेरे एक सहोदर भाई को, मेरे गांव में जी। और एक भतीजे को, अच्छा। ये लोगों ने अपहरण करके अपने साथ ले गए। तो हमने उस स्थिति में भी विचलित नहीं हुई, प्रशासन काम किया, सारे लोगों को मुक्त कराने का काम किया। तो कई बार कई तरह की घटनाएं मेरे साथ घटी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी बसिया में रहने के क्रम में भी नक्सलियों के साथ कई बार कई तरह की बातें हुई, वारदातें हुई, लेकिन मैंने जीवन में कभी मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि काम अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, सत्कर्म कर रहा हूँ, तो परिणाम भी अच्छा होगा, मेरे साथ कभी बुरा लेकिन नहीं होगा, ईश्वर मेरे साथ रहेगा। अधिकारी और नेता में फ़र्क होता है, मतलब अधिकारी की जो है कुछ मामलों पे वो डटा हुआ रहता है अपने इशू पे, लेकिन नेता शायद उतना डटा नहीं रह सकता है। तो क्या फ़र्क देखते हैं एक अधिकारी के तौर पे, एक नेता के तौर पे, एक विधायक के तौर पे? ठीक है, निश्चित रूप से दोनों के अपने अलग अलग सीमाएं और अलग अलग अधिकार, अलग अलग दायित्व है। और जितना खुले मन से, जितना मन से और जितना ज़्यादा जनसेवा आप राजनीति में कर सकते हैं, उतना कोई पदाधिकारी नहीं कर सकता। पदाधिकारी नियम कानून से बंधा हुआ है, समय से बंधा हुआ है, अनुशासन से बंधा हुआ है, प्रोटोकॉल से बंधा हुआ है, सीनियर पदाधिकारियों के निर्देश से बंधा हुआ है। तो वो मेरे हिसाब से खुलकर जन सेवा करने का माध्यम राजनीति में ज़्यादा बेहतर है पदाधिकारी के बनस्पत। पदाधिकारियों के साथ कई तरह की सीमाएं होती है। अच्छा। तो निश्चित
आप एक चेंज, जैसे आपने कहा कि आप अधिकारी थे, आपको लगता था कि जो नेता हैं वो थोड़ा ईगो में रहते थे, तो डॉक्टर लंबोदर महतो जब अधिकारी से विधायक बने तो क्या चेंज लाया उन्होंने? अभी जितने साल से आप विधायक हैं, क्या आपने अपने कार्यशैली में या जो चीज़ आप मिस करते थे उसमें क्या चेंज आपने लाया? बदलाव मेरा व्यवहार, मेरा स्वभाव जी। और कर्म तीनों में, पदाधिकारी के रूप में मेरा जो था, आज जनसेवक के रूप में भी मेरी वही है। अच्छा। अंतर यही था कि नौकरी में रहने के बाद समय कम मिल पाता था, अब समय ज़्यादा मिल रहा है। अभी 10 बजे से सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक मेहनत करते हैं, और उस समय क्या है, सरकारी कार्य करना, फिर ये कर, तो आज जनसेवा के लिए मेरे पास ज़्यादा अवसर है, ज़्यादा समय है, और ज़्यादा मैं लोगों के लिए खुल कर पा रहा हूँ। और यही कारण है कि आज मैंने कई सपना देखा था, और उन सारे सपनों को आज पूरा होते हुए देखते हुए आज मुझे काफ़ी खुशी हो रही। एक सपना मेरा ये था कि पूरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र का जो बैकग्राउंड है वो लगभग 18 पंचायत को छोड़ के 64 पंचायत है, जिसमें 18 पंचायत को छोड़ के शेष पंचायत लगभग ग्रामीण परिवेश के हैं और पूरी तरह से नक्सल प्रभावित है। ये बात सही है कि देश का आज़ादी का 75 वर्ष जरूर पूरा हो गया है, लेकिन आज भी कई ऐसे जगह है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जहां पुल पुलिया जाने के लिए लोगों को नदी में नहीं है, सड़क नहीं है। तो मैंने कई संकल्प लिया। पहला मेरा यह संकल्प था कि गोमिया विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों के घर में शुद्ध और स्वच्छ पेयजल पहुंचे, इस दिशा में हमने काम किया। और आज ये हमें बताते खुशी हो रही है कि लगभग कसमार और पेटवार के सभी गाँव में हम लोगों ने तेनुघाट डैम का पानी नल के माध्यम से पहुंचाने की दिशा में काफ़ी सफलता मिली है। भी 1 अरब 16 करोड़ की योजना कसमार में चल रही है, जिसमें 57 गांव को चलेगा। 60 करोड़ की लागत से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर जी और तत्कालीन पेयजल मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी, जिनके सौजन्य से हुई थी, आज उसमें 39 गाँव में तेनुघाट डैम का पानी पहुँच रहा है। अच्छा। शेष 2 पंचायत और छूटे हुए थे, वहाँ भी 18 करोड़ की योजना से चल रही है। अभी गोमिया प्रखंड में भी आज लगभग तेनुघाट डैम से पानी पहुंचाने के लिए लगभग 90 करोड़ की योजनाएं वहां पर चल रही है। तो आज पूरा गोमिया विधानसभा क्षेत्र में जो शुद्ध और स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की बात थी, उसमें काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। एक चेंज उसमें दिख रहा। पहले जो वहाँ की पॉलिटिक्स होती थी, जो कोयला के कारोबारी हैं या कास्ट लाइन पे था, वहाँ पे गोमिया की जो राजनीति थी जिसको हम लोग जानते हैं, आपने उसको डेवलपमेंट से जोड़ा है। निश्चित रूप से वहाँ पर क्या है कि पहले का लोगों का जो सोच था, पहले के लोगों का जो तौर तरीका था राजनीति करने का, हम लोगों ने उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। पूरी तरह से उसको हम लोग विकास पर आधारित उसको पूरी तरह से हम लोग वहाँ की राजनीति को कर दिया। और आज देखेंगे, अभी तो हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हम नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज मेरा गोमिया विधानसभा में भारत सरकार के सौजन्य से कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं वहां पर चल रही है, जिसकी स्वीकृति मिली है। अभी सबसे ज़्यादा जो भारतमाला बनारस से कलकत्ता जो 6 लेन बन रहा है, वो मेरा गोमिया विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड को टच कर रहा है, और वो कई 100 करोड़ की योजनाएं वहां पर आज चल रही है। हजारों करोड़ की योजनाएं भारत सरकार के तत्वाधान में चल रही है। 4 लेन जो एक्सप्रेस वे है जना मोड़ से लेके और मांझी तक, वो भी लगभग 2400 करोड़ की योजना है, वो भी भारत सरकार के सौजन्य से चल रही है। तो आज भारत सरकार का भी हमें काफ़ी सहयोग मिला, जिस विशेष करके सड़क के क्षेत्र में। तो आज पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क से पूरा मेरा विधानसभा क्षेत्र का तीनों प्रखंड जुड़ जाएगा। और अब स्थिति ये बन जाएगी 6 लेन बनने के बाद कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग 3 घंटा में कलकत्ता और 3 घंटा में दिल्ली पहुंच सकते हैं। लेकिन आप तो देख रहे हैं कि आप लगता है डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफी काम ने किया था, आंदोलनकारी के रूप में हम लोग अब देख रहे हैं। लंबोदर महतो का एक नया रूप दिख रहा है कि अब आपको जनरली जो है पदाधिकारी लोग जो है आराम करते हैं, लेकिन आपको देख रहे हैं पदाधिकारी बनने का विधायक बने, अब देख रहे हैं आंदोलनकारी बनने, रिवर्स चल रहे हैं आप। निश्चित रूप से आप चूंकि अब तो आप मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है जो जन समस्या है, जो जन मुद्दे हैं उसका निराकरण। आप अभी अरेस्ट भी हुए थे कुर्मी। हाँ, निश्चित रूप से अभी 20 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था, निश्चित रूप से चूंकि समाज के लाखों लोगों के हितों से संबंधित मामला था, तो वहाँ पर मैं जा रहा था साथ देने के लिए। और अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा मेरा मूल रूप से जो रहा ना विकास मेरा मूल लक्ष्य रहा है विधानसभा का।
और अभी आप देखे होंगे कि आज़ादी के 75 वर्षों में जो काम नहीं हुए थे मैंने करने का काम किया। अभी आप देखे होंगे कि मेरा जो चतुर्चट्टी थाना क्षेत्र है, जो झुमरा पहाड़ है, वहाँ पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मैंने ज़मीन पर उतारने का काम किया है। जिसे आप चतुर्चट्टी और चिलगो के बीच में आज तक पुल नहीं बना था, हम लोगों ने पुल की स्वीकृति करा के वहाँ पर काम करा रहा है। नरकंडी चिपरी के बीच में तो पूरे आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 2024 तक में कोई भी ऐसा नदी नाला नहीं होगा जहाँ पुल नहीं बनेगा। निश्चित रूप से हम लोगों ने जो कष्ट आपने झेला है वो कष्ट आप चाहते हैं कि जनता नहीं झेले। बिल्कुल। कोई अगर दूसरा लंबोदर महतो अगर जिसके पिता चरवाहा हो, उनको ये कष्ट, उनको रात दूसरे गांव में नहीं गुजारना पड़े बाढ़ की वजह से। मतलब आप इस तरह से आपके काम हो रहे हैं। मतलब कार्यक्रम खत्म करने का समय आ गया, बस छोटा जवाब मुझे चाहिए कि आजसू का क्या भविष्य देखते हैं आप? आजसू पार्टी के कद्दावर नेता, आजसू का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आजसू पार्टी और आजसू पार्टी के जो सुप्रीमो सुदेश जी है जी, हम सभी लोगों का एक लक्ष्य है कि झारखंड का सर्वांगीण विकास हो, झारखंड पूरे देश के उत्कृष्ट राज्यों में शामिल हो। और इसी लक्ष्य को लेकर आजसू पार्टी के सुप्रीमो, हम सभी लोगों का एक लक्ष्य है कि झारखंड की बेहतरी के लिए आजसू पार्टी काम करे। और जो भी झारखंड के हित में जो भी झारखंडी विषय है, चाहे जो भी यहाँ का स्थानीयता से संबंधित मामले हो, जाति जनगणना से संबंधित मामले हो, ओबीसी आरक्षण से मामले हो, राज्य हित में जितने भी महत्वपूर्ण मामले हैं, इन सारे मामलों को लेकर आजसू पार्टी आंदोलित है, अग्रसर है। और राज्य हित में भाजपा से अलग नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ ही रहेंगे। मतलब आप लोग निश्चित रूप से अभी तो हम लोग साथ हैं जी, आगे भी निश्चित रूप से अभी हम लोग साथ हैं और झारखंड की बेहतरी के लिए निश्चित रूप से हम लोग आगे साथ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर लंबोदर महतो। इन्होंने हमारे सारे सवालों का बहुत ही बेबाक ढंग से जवाब दिया। कई और सवाल रह गए हैं क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। फिर किसी दूसरे कार्यक्रम में इनसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।